हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज किए थे हमने, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, उसके अलावा स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो आज का यह हो जाना है लेक्चर नंबर 4, थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में जो है ना हम लोग प्रोसेसेस के बारे में डील करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कई तरह के प्रोसेस होते हैं और उन सब प्रोसेस का जो है अपना अलग अलग एप्लीकेशन है। आगे जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ इन बातों को अच्छी से समझ पाएंगे हम लोग। तो वे कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं सिस्टम के लिए, उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसमें आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो वर्ड का मतलब हम लोग जान पा रहे हैं सेम, और ये थर्मल का मतलब यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर। तो हो गया क्लियर कि वह प्रोसेस जिसके दरमियान, जिस पूरे प्रोसेस के दरमियान टेम्परेचर सेम हो, तो वैसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच temperature remains constant, or the thermodynamic process which is carried out at constant temperature is called isothermal process। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें चेंज नहीं होगा, चेंजेज नहीं होंगे, उसमें जीरो चेंज होगा। तो यदि हम लिखें dt स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जीरो, डेल्टा टी लार्ज चेंज इन टेम्परेचर जीरो, डी स्मॉल चेंज को बतलाता है, डेल्टा कैपिटल चेंज को। तो चूंकि ऑलरेडी हम लोग कह रहे हैं कि यह उस तरह का प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है। तो यदि फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं करेगा, और चेंज नहीं करेगा तो dt जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। स्मॉल चेंज लो या लार्ज चेंज लो, वह जीरो ही आएगा। तो यदि मान लें सपोज कि कोई प्रोसेस है जिसमें ए बदल रहा है बी में, तो इनिशियली जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है Ti, मान लो इसको, और जब यह सिस्टम बी में बदल गया तो यहाँ का जो फाइनल टेम्परेचर है उसको Tf मान लो। अब उसकी हम लिखें टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज नहीं किया है, इसका मतलब कि टी इनिशियल बराबर होगा टी फाइनल का। तो यहाँ से जब आप डेल्टा टी निकालोगे, कैसे निकालोगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब चूंकि दोनों बराबर है तो टी फाइनल माइनस टी फाइनल तो जीरो। ऐसा कि यदि कोई सिस्टम ए बी में बदल रहा है तो इनिशियल टेम्परेचर को हम Ti मान लें, फाइनल को Tf मान लें। तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई चेंजेज हो ही नहीं रहे, तो जो Ti होगा वही Tf होगा। तो उस केस में डेल्टा टी निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। बस इतना सा बात है इसमें। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोथर्मल के बाद आइसोबारिक प्रोसेस। the process which is carried out at constant pressure। ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन कि the process which is carried out at constant pressure is called आइसोबारिक प्रोसेस। फिर से हम लोग इसमें वैसे ही करेंगे कि यदि ए बी में बदल रहा है, इनिशियल प्रेशर Pi, फाइनल प्रेशर Pf,
अब पी आई बराबर हो जाएगा पी एफ का, लिखे हुए हैं कांस्टेंट प्रेशर है, चेंज ही नहीं करेगा, तो यहाँ से डेल्टा पी निकालोगे पी एफ माइनस पी आई तो जीरो आ जाएगा। ऐसा तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो या डी पी इक्वल टू जीरो चलेगा। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आते हैं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान क्या कांस्टेंट होता है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान क्या नहीं चेंज करता है, समझ रहे हो ना। तो टेम्परेचर हो गया, आइसोबारिक में ऐसे ही पूछ देगा तो वहाँ के लिए क्या कहोगे, प्रेशर कहोगे। वैसे ही एक और है, एक मतलब कई हैं, नेक्स्ट नंबर जो इसमें होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम अनचेंज्ड है, इसका मतलब कि डी वी इक्वल टू जीरो या डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। और फिर से वैसे ही समझ सकते हो कि यदि कोई सिस्टम ये है जो बदल रहा है बी में, इनिशियल वॉल्यूम इज वी आई, फाइनल वॉल्यूम इज वी एफ, बट हेयर वी आई इक्वल्स वी एफ, सो डेल्टा वी विल बी जीरो। ऐसे इसको थोड़ा अच्छे से करके लिख सकते हो। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। सो द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो जहाँ भी या टेम्परेचर प्रेशर वगैरह का बात आएगा थर्मोडायनेमिक्स ऑटोमेटिकली है वो, तो उसमें कोई जरूरी नहीं लिखा। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which change in pressure, volume and temperature take place without any heat इंटरिंग और लिविंग। मोटा मोटी यहाँ समझ लो कि हीट कांस्टेंट होने वाला है, मोटा मोटी यहाँ समझ लें कि क्या कांस्टेंट होने वाला है, हीट कांस्टेंट होने वाला है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि उस तरह का प्रोसेस जिसमें नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर ना हो। थोड़ा सा रेयर बात है, जैसे मान लो कि सिस्टम अगेन ए है जो बदल रहा है बी में, वॉल्यूम V1 है, इसका V2 मान लो, V1 V2 बराबर नहीं है, मतलब वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो ये वॉल्यूम चेंज करे वो ठीक है, लेकिन इस दरमियान हीट चेंज नहीं करना चाहिए। Q जो है डेल्टा Q हम लोग कह दे, वह चेंज नहीं करना चाहिए, हीट चेंज नहीं करेगा, बस वॉल्यूम चेंज कर जाए, प्रेशर चेंज कर जाए, टेम्परेचर चेंज कर जाए, डजेंट मैटर, हीट चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उस तरह का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करेगा सब, लेकिन उस दरमियान हीट ना तो इंटर करेगा ना तो लीव करेगा। मतलब इंटर करेगा मतलब सिस्टम के लिए बोला जा रहा है कि ना तो हीट सिस्टम के अंदर जाएगा ना तो हीट सिस्टम से बाहर निकलेगा। तो ओवरऑल हम लोग कहें कि हीट ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का कोई लेन देन नहीं होगा, कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा उस हीट का, बस। ये प्रोसेसेस दिमाग में रहेंगे ना, तो इसके आधार पे आगे जो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करने वाले हैं उन कैलकुलेशन को फिर देखेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुए तो आगे थोड़ा आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट
साइक्लिक प्रोसेस नाम से पता चल रहा होगा, साइक्लिक प्रोसेस। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the initial state of the system is obtained after series of changes। एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल इसका देते हैं, वाटर साइकिल पढ़े हो ना, कि यह आसमान है, यहाँ से पानी बरसा वाटर बॉडी में, समुद्र, तालाब, नदी, कुआं, जहाँ भी है। फिर यहाँ सनलाइट है, इससे लाइट पड़ रहा है ऐसे। यहाँ से इवापोरेशन हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं। यहाँ जाने के बाद इनका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर के ये बादल बने और फिर यही बादल बरसेंगे। इसी को तो हम लोग वाटर साइकिल कहते थे ना। बारिश हुई, वह जो बारिश का पानी है पृथ्वी पे आया, वाटर बॉडी के रूप में स्टोर है। सनलाइट पड़ेगा, इवापोरेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे वेपर बन करके ऊपर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद इनका कंडेंसेशन होगा, जमेंगे, बादल बनेंगे और फिर यही बादल धीरे धीरे बरसेगा। तो देखो, शुरुआत किए थे बादल से, बीच में कई चेंजेज हुए, लिक्विड में बदला, गैस में बदला, फिर सॉलिडिफाई हुआ, देन फिर हम लोग वहीं पहुंच गए। तो बीच में कई तरह के चेंजेज हुए, लेकिन इनिशियल स्टेट तो हमें मिल गया ना। तो वही तो लिखे हैं बगल में कि द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड आफ्टर सीरीज ऑफ चेंजेज, कि बीच में बहुत सारे चेंजेज होंगे, उसके बाद हमें उस सिस्टम का इनिशियल स्टेट मिल जाएगा। शुरुआत जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे। जैसे मान लो कि ए से हम बी गए, बी से हम सी गए, सी से हम डी गए, डी से वापस ए आ गए। तो यह जो पूरा प्रोसेस हुआ ना, दिस वन इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। इसे ही हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, या साइक्लिक प्रोसेस के नाम से इसे हम जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यदि कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखोगे कि ड्यूरिंग ए साइक्लिक प्रोसेस के दरमियान चेंज इन ऑल दी स्टेट फंक्शन, जितने भी स्टेट फंक्शन हमने पढ़े, स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। जैसे इंथैल्पी चेंज विल बी जीरो, प्रेशर चेंज विल बी जीरो, वॉल्यूम चेंज विल बी जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो, टेम्परेचर चेंज विल बी जीरो। ये सब के सब जीरो हो जाएंगे, कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे। याद करो ना, पढ़ते होगे इसमें फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, इनिशियल पॉइंट था ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से वापस। तो इस दरमियान हम डिस्टेंस तो बहुत ट्रैवल किए, लेकिन वो पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जीरो कहोगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। उसी प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस है कि जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे, बीच में कई तरह के चेंजेज हुए, तो उन दरमियान ओवरऑल चेंज यदि हम निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के दरमियान वे सबके सब स्टेट फंक्शन, ओवरऑल चेंज जो है उनका, वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस की बात की हमने। नेक्स्ट है इसमें स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। spontaneous and non-spontaneous process, दो तरह के प्रोसेस हो गए इधर।
और इन सबों में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है अभी तक में, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का हिंदी होता है स्वतः, अपने आप, स्वतः। तो पता चल रहा है कि वह प्रोसेस जो अपने आप होता हो, स्वतः अपने आप, मतलब उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी का ज़रूरत नहीं पड़ता हो, कोई एक्सटर्नल काम या कोई एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल कंडीशन की आवश्यकता उसमें ना हो, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप जो होता हो। जैसे हीट फ्लो करना एक हॉट ऑब्जेक्ट से एक कोल्ड ऑब्जेक्ट में, है ना। कोई व्यक्ति का तबीयत खराब है, उसका बदन बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके बगल में तुम सट के बैठो, तुम्हारा बदन भी गर्म हो जाएगा, अपने आप वहाँ से हीट फ्लो कर जाएगा। उसी प्रकार से झरने का पानी अपने आप ऊपर से नीचे गिरता है, वो ग्रेविटी एक फैक्टर है, लेकिन फिर भी, लेकिन वही यदि पानी को नीचे से ऊपर करना हो तो इसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, हमें मोटर चालू करना पड़ता है, तो वह जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नीचे से ऊपर कर, ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है। उसी प्रकार से टंकी से गैस को लीक करवाओ, जो गैस सिलेंडर होता है ना घर में जिससे खाना बनता है, थोड़ा सा गैस लीक करवाओ, बड़ा तेज़ी से वो गैस फैलता है अपने आप, तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, बदमाशी करने के लिए कोई बताता नहीं, सिखाता नहीं, अपने आप हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन वही पढ़ना पड़े, कुछ बढ़िया काम करना पड़े, सिखाना पड़ता है, दबाव डालना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। पढ़ाई लिखाई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मोबाइल चलाना, बदमाशी करना, ये सारे स्पॉन्टेनियस है। कोई बच्चा को, कोई भी व्यक्ति मोबाइल चलाने के लिए नहीं सिखाता है, खुद एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन वही पढ़ने बोलो, कुछ काम करने बोलो तो बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि वह नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रेयर होते हैं, उसमें एक्सटर्नल एजेंसीज की आवश्यकता होती है। बिना एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से वे प्रोसेस कभी किए नहीं जा सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो किसी का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वह प्रोसेस अपने आप जो है हो जाता है। तो एग्जाम्पल तो कई बता दिए हमने। डिफ्यूजन, गैसों का फैलाव, डिफ्यूजन। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है, पहली बार सुन रहे होगे। तो ओस्मोसिस का हिंदी वैसे होता है परासरण, और मतलब क्या है, पेड़ पौधों में ज़मीन से पानी उनके अंदर घुसना। कि जैसे मान लो यहाँ कोई आप पेड़ पौधा लगा हुआ है, एक ग्राउंड है, इसका रूट हो गया जड़, इधर ही पूरा फैला हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड के अंदर जो पानी है वह पानी ऐसे करके इसके अंदर जाता है, तो जो पानी ऐसे करके इसके अंदर घुस रहा है, तो जिस प्रोसेस से ऐसा हो रहा है उस प्रोसेस को हम कहेंगे ओस्मोसिस। बाकी डिटेल में इसे पढ़ना है, क्लास 12th में पढ़ोगे आप। तो डिफ्यूजन, गैसों का फैलाव, दोनों में एक बेसिक सा अंतर है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, अरे उल्टा, लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन होता है। इतना सा बात याद रखना है कि यहाँ ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसका कंसंट्रेशन कम, पेड़ पौधा के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो लोअर टू हाइयर कंसंट्रेशन हो जाता है। और इसमें एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो SPM कहलाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के थ्रू होकर के पानी जो है इसके अंदर घुसता है। ऑस्मोसिस में कोई मेम्ब्रेन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है, खुद अपने आप होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा करना हो तो इसके लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होगा ऐसा प्रोसेस। उसी प्रकार से कोई भी काम, कुआं से पानी निकालना, अब कुआं से पानी निकालना चाहे जैसे हो, बाल्टी से खींच के निकालो, मोटर के थ्रू निकालो, टेकिंग वाटर फ्रॉम वेल, कुआं से पानी निकालना। उसी प्रकार से वेपोराइजेशन, हीट का ज़रूरत पड़ेगा उसमें। ऐसे करके कई प्रोसेस हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस वाली बात को याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम लोग भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है इसमें रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस।
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड irreversible processes। नाम से पता चला ना, रिवर्स, रिवर्स मतलब उसको उल्टा जा सकता है कि जैसे कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिसमें ए बदल रहा है बी में, अब यदि यह बी भी ए में बदल जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। और जहाँ भी ऐसा कंडीशन आएगा वहाँ एक वर्ड सुनोगे आप, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब याद रखोगे कि वह स्टेज एट विच द रेट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर इक्वल, कि वह स्टेज जब दो अपोजिंग प्रोसेस जो एक दूसरे का अपोजिट हो उनका रेट बराबर हो जाए तो उस प्रोसेस या उस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहेंगे। और जिस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आता हो वैसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग, कोई चीज़ रटे, मान लो 2 पेज कोई चीज़ रट लिए, याद कर लिए, तो यह एक प्रोसेस हुआ कि चीज़ों को पढ़ करके आपने रटा, उसको याद किया। अब मान लो कि फिर उस चीज़ को भूल भी गए, तो उल्टा हो गया ना, रटे फिर भूल गए, तो रटने का उल्टा हो गया भूल गए, रिवर्स हो गया उसका। अब मान लो कि तुम जिस रेट से याद कर रहे हो उसी रेट से भूल भी रहे हो, कि एक दिन में 2 पेज रट लिए थे, अब अगला एक दिन में दोनों भूल भी गए, साफ पूरा खत्म, जैसे पहले से दिमाग खाली था अभी खाली रह गया। तो फिर वैसे स्टेज को, कि जिस स्टेज पे आपका दोनों प्रोसेस जो एक दूसरे का अपोजिट था उसका रेट बराबर हो गया, जिस रेट से आप याद कर रहे थे उसी रेट से आप भूलने भी लगे, तो उस स्टेज को आप कहोगे इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम हमेशा कोई ना कोई रिवर्सिबल प्रोसेस में ही आता है। तो यदि कहीं इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया जा रहा है तो समझ जाओगे आप कि वहाँ रिवर्सिबल होना है। ऐसा रिवर्सिबल का मतलब हम बता दिए। अब इसमें से 2 बात है कि जैसे ए बी में बदला तो इसे हम जनरली कहेंगे फॉरवर्ड प्रोसेस, और यदि बी वापस ए में बदल गया तो इसे हम जनरली कहते हैं बैकवर्ड प्रोसेस। तो होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा तुम्हारा रेट ऑफ बैकवर्ड का, बस मोटा मोटी इतना समझ लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किसका, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का। तो यदि ऐसा है तो वह कहलाएगा इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम जिसमें आएगा तो हो जाएगा रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहने का मतलब हुआ कि कुछ वैसे प्रोसेस जो इतने स्लोली होते हैं, इतने धीरे धीरे होते हैं कि उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। और जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए तो वैसे रिएक्शन, वैसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को मिला करके हम बनाना चाह रहे हैं अमोनिया गैस, 2NH3 गैस। तो इसके लिए प्रेशर होता है काफ़ी हाई, 200 ATM, टेम्परेचर भी लगभग 700 केल्विन, कैटलिस्ट के रूप में आयरन और मोलिब्डेनम ऐसे कुछ होते हैं। तो यह जो प्रोसेस देख रहे हो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके NH3 में बदला, तो ये NH3 वापस डिकम्पोज होकर के N2 और H2 में बदल सकता है। तो इसे हम कहेंगे एक रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो रिवर्सिबल ना हो वो हो गया इरिवर्सिबल। जैसे आप खाना खाए, खाना खाने के बाद वो पचा, निकल गया, आप चाहोगे कि फिर से वही खाना तुम्हारे पेट में आए, कभी पॉसिबल है? तो डाइजेशन जो होता है वह इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई भी भोजन वगैरह का पेट में पचना इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी प्रकार से मान लो कि कार्बन है, ऑक्सीजन से मिला CO2 बनाया,
या फिर यही ऑक्सीजन से मिला हाफ O2 से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो ऐसे प्रोसेस को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि याद रखोगे एक बात जो हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनोगे, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल टू मोर और लेस एक्सटेंट। तकरीबन जितने भी तरह के रिएक्शन या जितने भी तरह के प्रोसेस हैं सब थोड़ा बहुत रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा रिवर्सिबल हैं उन्हीं को हम रिवर्सिबल की कैटेगरी में रखते हैं, और जो कम इरिवर्सिबल है उसे हम लोग नहीं रखते हैं। मैंने जो कम रिवर्सिबल है उसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, इरिवर्सिबल। जैसे देखो, पढ़ने के बाद सब कोई भूलता है, कोई चीज़ आप पढ़े रटे, भूलने का लक्षण सब में, आदमी है तो भूलेगा। जो ज़्यादा भूल रहा है उसे हम कमज़ोर विद्यार्थी कहते हैं, कि ज़्यादा भूल रहा है, याद कम रहेगा, एग्जाम में लिख नहीं पाएगा। और जो कम भूल रहा है उसको कोई कमज़ोर कहाँ बोलता है, उसको तो तेज बोलता है, क्योंकि एग्जाम में तो सब कुछ कर लेता है, वो लिख लेता है बढ़िया से, अच्छे मार्क्स लाता है। तो क्या इसका मतलब वो भूला नहीं था, कुछ भूला था लेकिन कम। तो उसी प्रकार से सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो कम रिवर्सिबल है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि यह रिवर्सिबल नहीं है या इरिवर्सिबल है। और जो ज़्यादा रिवर्सिबल है, जो ज़्यादा भूल रहा है, उसे हम कंसिडर करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल टू मोर और लेस एक्सटेंट। तकरीबन सारे प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होते हैं, ज़्यादा या कम। ज़्यादा वाले को हम कंसिडर करते हैं, कम वाले को जो है हम इग्नोर करते हैं। तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखोगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके पहले वाला स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से इसे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।